हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका प्रोग्रामिंग पॉइंट के इस खूबसूरत चैनल पे। मैं मानस आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सी लैंग्वेज। दोस्तों, इस चैनल पे सी लैंग्वेज के कोर्स को अलग अलग वीडियो बना करके एक्सप्लेन किया गया है। उन वीडियोज को इस ढंग से एक्सप्लेन किया गया है जिसमें एक एक टर्म को बिल्कुल कंसेप्ट के साथ और प्रोग्राम को रन कर ऑन स्क्रीन प्रोग्राम को रन करवा करके समझाया गया है। दोस्तों, मैं इतना आपको बता सकता हूं कि आप अगर इन वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखते हैं, आप यदि बिगनर्स भी हैं, आपने इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ा है, फिर भी आप सी में प्रोग्रामिंग करने लगेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा। सिंपली इस ढंग से मैं बोलूं तो आपको लगेगा जैसे मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर रहा हूं, किसी साधारण लैंग्वेज का कोर्स कर रहा हूं, जिसको कि सीखना काफ़ी आसान बनाया गया है इस लैंग्वेज में। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल पे सी लैंग्वेज के कोर्स के जितने भी वीडियोज हैं उसको आप बिना स्किप किए हुए और ढंग से देखें और उसको ध्यान से देखें। दोस्तों, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इसमें कंसेप्ट्स को इस ढंग से एक्सप्लेन किया गया है कि आप अगर सभी वीडियोज़ को अच्छे से देखते हैं तो सिर्फ सी लैंग्वेज में ही नहीं, सी लैंग्वेज के बाद जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे आपको कहीं ना कहीं वो लगेगा कि हमने सी लैंग्वेज का ये कोर्स किया था उस चैनल से, जिसके कारण से अब ये लैंग्वेज सीखना हमें आसान लगने लगा है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जितने भी वीडियोज होंगे उन वीडियोज में और जो भी कंसेप्ट्स होगा मैं आज भी आपको बता रहा हूँ पावर पॉइंट के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावर पॉइंट का स्लाइड दिखा करके और आपको समझा करके छोड़ दिया जाएगा, ऐसा चीज़ नहीं है। इसमें प्रोग्राम्स को ऑन स्क्रीन, चाहे वो विजुअल स्टूडियो का एडिटर हो या फिर डेव C++ का एडिटर हो, उस पर प्रोग्राम को रन करवा करके दिखाया जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग का पहला चैप्टर। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो टर्म आता है, प्रोग्रामिंग एंड लैंग्वेज। तो हमें ये समझना होगा कि प्रोग्रामिंग क्या है और लैंग्वेज क्या है, इसको हम लोग अलग अलग समझेंगे। अब समझिए प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोग्रामिंग हम सिंपल वे में बोले, हम कोई भी वर्क को करते हैं तो उसका जो इंस्ट्रक्शंस होता है उस इंस्ट्रक्शंस को पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम ट्रिप पे जाने का प्रोग्रामिंग करते हैं तो क्या कॉस्ट आएगा, क्या बजट आएगा, क्या कम्युनिकेशन यूज करना है, कैसे जाना है, किस डेट को जाना है, ये सारा हम लोग इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, एक समराइज्ड इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, देन उसको फॉलो करके हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर में अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग का मतलब हो गया कि इंस्ट्रक्शंस को देना। कंप्यूटर से हम जो भी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन है, बिना इंस्ट्रक्शन का ये वर्क करेगा नहीं। हमारा आपका ह्यूमन ब्रेन है, हम और आप अपने मन से कुछ सोच भी सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर अपने मन से कुछ सोच नहीं सकता, बिकॉज इट इज़ अ मशीन। तो अगर हम मशीन से कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो मशीन नीड्स इंस्ट्रक्शंस। आप छोटी सी बात करो ना, हम एक अंधेरे कमरे में बैठ जाए और सोचे कि बल्ब जल जाए, तो बल्ब अपने आप समझ नहीं सकता ना कि भाई अंधेरे में बैठे हुए हम जल जाए। वहाँ कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा, इधर स्विच ऑन करना पड़ेगा या फिर उस ढंग से कोई सेंसर रहे कि जैसे ही आदमी अंदर आए तो बल्ब हमारा लाइट ग्लो हो जाए, फिर बल्ब हमारा बंद हो जाए जैसे लाइट चलाए। तो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए। उसी ढंग से अगर कंप्यूटर से भी कोई काम हमें लेना है तो इसे इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। हम जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सभी हम लोग किसके थ्रू पास करते हैं कंप्यूटर में? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू पास करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोग्रामिंग है क्या। सिंपली हम लोग प्रोग्रामिंग को बोल सकते हैं कंप्यूटर से काम लेना। अब बात आती है कि कंप्यूटर से काम हम लोग किसके थ्रू लेते हैं। तो कंप्यूटर से काम हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू लेते हैं। ठीक है। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो अगर हम इसके डिफिनीशन को देखें तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं प्रोसेस टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको प्रोग्रामिंग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू।
एंड दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, सी हो सकता है, C++ हो सकता है, पाइथन हो सकता है, जावा हो सकता है, या जावा स्क्रिप्ट हो सकता है। तो अब बात आती है कि अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, इट मीन्स कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने का प्रोसेस करेंगे। तो अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने का प्रोसेस करते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, यानी प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें दो कंसेप्ट्स की ज़रूरत होती है। वी नीड टू कंसेप्ट्स, वन इज़ एल्गोरिथम एंड अनदर इज़ अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दो कंसेप्ट की ज़रूरत है, एक है प्रोग्रामिंग करने के लिए एल्गोरिदम की ज़रूरत होती है और दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया कि प्रोग्रामिंग का मतलब, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्रोग्रामिंग को सिंपल भाषा में हम लोग समझ सकते हैं। प्रोग्रामिंग मीन्स द प्रोसेस टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, एंड टू डू प्रोग्रामिंग वी नीड टू कंसेप्ट्स, वन इज एल्गोरिदम एंड अनदर इज अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। That programming language like C, C++, जावा और जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, कुछ भी हो सकता है। तो पहला कंसेप्ट है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? सिंपली हम लोग बोल सकते हैं एल्गोरिदम को कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसका जो पहला प्रोसेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम। या सिंपली अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बात करें, आप एक सिंपल सा एग्जांपल लो। यदि हम घर में बैठते हैं और आपस में डिसाइड करते हैं कि हमें एक नया घर बनाना है, तो क्या करेंगे? कल से शुरू तो नहीं कर देंगे घर बनाना। सबसे पहले क्या करेंगे? उसका एक प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोग लिखेंगे कि उसका मैप कैसा बनाना है, मैप क्या होगा, फिर देखेंगे उसमें मटेरियल्स कितने आएंगे, किस किस फेज से बनाना है, हमें किस किस फ्लोर तक बनाना है, कितना बजट आएगा। ये सब कुछ समराइज्ड होने के बाद हम क्या करेंगे? घर बनाना स्टार्ट करेंगे। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, अगर आपके पास सही प्लानिंग नहीं है तो वो काम सही ढंग से आपका एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो सॉफ्टवेयर बनाने की जब बात आती है, तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हमें एक सिंपल लैंग्वेज में, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, किसी भी एक लैंग्वेज में हमें उसका स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग लिखना पड़ता है। उस प्लानिंग को ही हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। वो प्लानिंग ऐसा प्लानिंग होता है जिससे प्रोग्रामर ये डिसाइड कर लेते हैं, प्रोग्रामर को ये पता चल जाता है कि हमारे सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन कैसा होगा, एग्जैक्ट यूजर ने जैसा डिमांड किया है वैसा डिज़ाइन बन रहा है या नहीं बन रहा, वैसा आउटपुट हमारे सॉफ्टवेयर का आएगा या नहीं आएगा। एक बार एल्गोरिदम सक्सेसफुल और क्लियर हो जाता है, देन प्रोग्रामर क्या करते हैं? उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करा देते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर सही आउटपुट देता है। तो अगर हम एल्गोरिदम को डिफाइन करें तो एल्गोरिदम को बोल सकते हैं सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, या हम लोग बोल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और कंप्लीटिंग अ टास्क। अगर हम प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सिनेरियो में बात करें तो बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग करने का जो पहला स्टेप होता है वो एल्गोरिथम ही होता है। एल्गोरिथम क्यों ज़रूरी है? एल्गोरिथम इसलिए ज़रूरी है, व्हाई आर एल्गोरिथम्स इम्पॉर्टेंट? तो जैसा कि मैंने बताया कि एल्गोरिथम जो होता है किसी भी प्रोग्रामिंग का एक फाउंडेशन होता है, ठीक है। अगर आप कोडिंग करने से पहले एल्गोरिथम नहीं डिफाइन करेंगे, एल्गोरिथम को नहीं बनाएंगे, तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि यूजर ने जो डिमांड किया है वो सही डिजाइन से हमारा सॉफ्टवेयर बना है या नहीं बना है, या फिर वो सॉफ्टवेयर बनेगा या नहीं बनेगा, और या फिर वो सॉफ्टवेयर सही आउटपुट देगा या नहीं देगा। सिंपल टर्म में बोल सकते हैं हम लोग, एन एल्गोरिथम इज अ क्लियर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और परफॉर्मिंग अ टास्क। तो अगर हम एल्गोरिथम इतना इम्पोर्टेंट है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एक अच्छा एल्गोरिथम बनाने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना है। तो अगर हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारा एल्गोरिथम क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ईच स्टेप इज अनएम्बिगुअस, है ना, फाइनाइट होना चाहिए। मतलब वैसा एल्गोरिथम बने जो कहीं ना कहीं जा कर के इंड होता हो। ऐसा नहीं हो कि वो इन्फिनाइट हो जाए, फिर तो हमारा सॉफ्टवेयर सही आउटपुट देगा ही नहीं, कहीं खत्म ही नहीं हो रहा हमारा सॉफ्टवेयर।
कहीं ना कहीं जा करके हमें कुछ तो इंटीग्रिटी लगाना होगा कि इसका ये हमारे सॉफ्टवेयर का, ये हमारे प्रोग्राम का एंड है। दूसरा चीज़, जो भी प्रोड्यूस करे हमारा एल्गोरिथम बनने के बाद अगर हम उसका ड्राई रन करते हैं तो उसका जो आउटपुट हो वो सही आउटपुट आना चाहिए। एंड नेक्स्ट देखेंगे क्या रीजनेबल टाइम में और रिसोर्स में जो एल्गोरिथम हमने बनाया उस एल्गोरिथम में ये भी हमें पता करना कि ये जो हमारा एल्गोरिथम है अगर हम इससे प्रोग्रामिंग करते हैं, इससे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, इसको अगर हम प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करते हैं तो जो टाइम हमें है वो रीजनेबल टाइम में और जितना रिसोर्स है उस रिसोर्स में ये सॉफ्टवेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिथम, जिसमें कि हमें 4 स्टेप्स है जिसको कि फॉलो करना। पहला, क्लियरिटी, क्लियर होना चाहिए हमारा, फाइनाइट, करेक्ट एंड एफिशिएंट। ये चारों प्रॉपर्टीज फॉलो होना चाहिए, तभी हमारा एल्गोरिथम एक अच्छा एल्गोरिथम कहलाएगा और हम आगे इसके बेस पे प्रोग्रामिंग भी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। सपोज हमारे पास एक वर्क आया। वर्क क्या आया कि हमें एक एल्गोरिथम लिखने के लिए मिला, एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मिला, माफ़ कीजिएगा, एल्गोरिथम लिखने के लिए नहीं मिलता है। हमारे पास एक कस्टमर आए, उन्होंने बोला कि हमें आपसे एक सॉफ्टवेयर बनवानी है। क्या सॉफ्टवेयर बनवानी भाई? तो हमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है आपसे जिसमें कि हम वो सॉफ्टवेयर किसी भी 2 नंबर को एक्सेप्ट करे और उस 2 नंबर का सम फाइंड करके बता दें। ध्यान दीजिएगा, कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि उनके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है जो 2 नंबर का सम फाइंड करके बता दें। अब एज ए प्रोग्रामर हमें ये सोचना है कि इनकी जो डिमांड है वो हम किस ढंग से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्रामिंग करने से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने से पहले क्या करना है? एल्गोरिथम लिखना। तो हमने एल्गोरिथम लिखा, हमने सोचा, हमने देखा कि भाई 2 नंबर लेना, वो नंबर क्या है ये तो हमें पता नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया, x और y, जिसको कि हमने स्टोर करा लिया, जिसमें वैल्यू को स्टोर करा लिया। अगर वो वैल्यू नंबर टाइप का ही होगा तो उसको हमने स्टोर करवा लिया। फिर हम क्या देखें कि 2 वैल्यू है, अगर हम 2 वैल्यू का सम फाइंड करेंगे तो तीसरा जो आउटपुट आएगा वो भी तो सम ही होगा, तो वो भी तो एक नंबर ही होगा। तो उसको भी स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। तो हमने एक 3rd वेरिएबल भी डिक्लेयर किया, z, जिसमें क्या किया, सम ऑफ x एंड y को स्टोर कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, जो हमारा आउटपुट आया है z, इसको क्या करना है, प्रिंट कर देना है, z को प्रिंट कर देना है। यहाँ देखिए z को हमने प्रिंट कर दिया। तो इस z में क्या प्रिंट हो गया, इस z में प्रिंट हो गया x और y का जो सम होगा वो इस z में प्रिंट हो गया। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने बताया, एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था कि हमारा प्रोग्राम एल्गोरिथम जो है वो फाइनाइट होना चाहिए। तो देखिए ये एल्गोरिथम यहाँ पे क्या हो गया, इंट हो गया। इट मीन्स कि हमारा यहाँ पे नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे सॉफ्टवेयर, अब हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू अब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ये एल्गोरिथम हमारा तैयार हो गया। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल, आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके इसी एल्गोरिथम का दिखाते हैं सी लैंग्वेज में। चूँकि अभी आपने सी लैंग्वेज का कुछ भी बेसिक नहीं सीखा, बस इस एल्गोरिथम को क्लियर करने के लिए, इसको समझाने के लिए मैं वो प्रोग्राम बना रहा हूँ। उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म आएंगे जिसे आप नहीं जानते हैं, तो घबराना नहीं है। एक एक टर्म को जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा वो आपका क्लियर होते जाएगा। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाने वाला हूँ प्रोग्राम। तो देखिए, अगर हम उस प्रोग्राम को करते हैं तो इसी एल्गोरिथम के बेस पे प्रोग्राम को रन कराना चाहते हैं तो हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो प्रोग्राम को रन कराने से पहले हमें क्या करना होगा, उसके ऐप एडिटर को ओपन करना होगा। तो यहाँ पे हमने उसके एडिटर को ओपन किया। एडिटर जैसे डेव C++ एक एडिटर है, मैं इसके ऊपर उसके प्रोग्राम को देखता हूँ। आगे विजुअल स्टूडियो पे आप बोलेंगे, विजुअल स्टूडियो पे भी हम उस प्रोग्राम को देखेंगे। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम एल्गोरिथम। अब देखिए, इस एल्गोरिथम के हमारे पास एडिटर ओपन हो गया। अब हम एडिटर के साथ साथ इस एल्गोरिथम को भी कंपेयर करके आपको दिखाते जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट का साइज बड़ा हो जाएगा। देन एडिटर ऑप्शन, फ़ॉन्ट साइज ऑफ फ़ॉन्ट इज 20, आई थिंक 20 साइज आपको दिखेगा। चलिए अभी हम
इसको सेट कर लिया। यहाँ पे प्रोग्राम को लिखते हैं। तो पहला स्टेप एल्गोरिदम का बताता है कि हमें क्या करना है, वेरिएबल्स लेना। अब देखिए इस एल्गोरिदम को पढ़ के प्रोग्रामर को ये पता चल गया कि कितने वेरिएबल लेने हैं, टोटल 3 वेरिएबल लेने हैं। तो सी लैंग्वेज में जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में जितने भी हेडर फाइल्स होते हैं सी के वो इंक्लूड करने होते हैं। मैंने पहले ही बताया था, इसको देख करके घबराना नहीं है। आगे अभी मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। आगे इस प्रोग्राम को, इसके एक एक कंसेप्ट को, इसमें जो भी मैं लिख रहा हूँ, इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन, ये सभी आपको क्लियर किया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या करना, हमें 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है। तीनों का वैल्यू क्या होगा, एक नंबर होगा, तो हम मान लेते हैं इंटीजर टाइप का होगा, x, y एंड z। यहाँ मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब हमें क्या करना है, x और y में वैल्यू को स्टोर करवाना है। तो हमने यहाँ पे x के लिए एक मैसेज पास किया, इंटर एनी नंबर। यहाँ पर x के लिए मैसेज पास हो गया, इंटर एनी नंबर। x में वो वैल्यू क्या हो जाएगा, स्टोर करना है। तो स्टोर करवाने के लिए एक फंक्शन होता है सी लैंग्वेज में, scanf। इसमें हमने किस टाइप का वैल्यू स्टोर करना है, इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप ये देखकर घबराए नहीं कि सर यहाँ तो कुछ बताया नहीं गया, सीधा एक स्लाइड दिखाया एल्गोरिथम का और सी लैंग्वेज का प्रोग्राम करने लगे। ऐसी बात नहीं है, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये जस्ट एक एल्गोरिदम के एग्जाम्पल को समझाने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पे एल्गोरिदम का क्या वैल्यू है, किस ढंग से एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इसमें जितना भी कंसेप्ट बताया गया है, जो भी कोड्स लिखे गए, इन सभी कोड्स को का एक एक टर्म आपको एक्सप्लेन करके आगे के वीडियोज़ में बताया गया। पहले हम लोग बेसिक्स को समझते हैं। जब तक हम बेसिक को नहीं समझेंगे, प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं printf इंटर सेकेंड नंबर। अभी हमने यहाँ पे सेकेंड नंबर इनपुट करा है, इंटर सेकेंड नंबर, ये इनपुट हो गया सेकेंड नंबर। ना अब क्या करना है हमें, अब z इक्वल्स टू x एंड y, सॉरी, तो y में भी वैल्यू को स्टोर कराना है, scanf %d, चूँकि इंटीजर टाइप का है तो यहाँ पे परसेंट सीक्वेंस में %d लगेगा। एड्रेस ऑफ y के एड्रेस पे जा करके ये क्या करेगा, इसको स्टोर कर देगा। नाउ z इक्वल्स टू x प्लस y, ये हो गया। अब प्रिंट करना है z का वैल्यू, तो प्रिंट f %d जो कि z के ये प्रोग्राम हमारा रेडी हो गया। अब इस प्रोग्राम को क्या करते हैं हम लोग, कंपाइल कराएंगे। सबसे पहले कंपाइल क्या होता है, ये सारा चीज़ मैं आगे बताऊंगा। अभी जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस एग्जांपल के थ्रू आपको बस समझना है एल्गोरिदम क्या होता है और ये क्या होता है। अभी देखो आप यहाँ पे, अभी मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कराया, कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, यानी रन कराता हूँ। ये सॉफ्टवेयर हमारा बन करके तैयार हो गया। अभी इसको आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैसेज दे रहा इंटर एनी नंबर। यहाँ पे हम एक नंबर डालें, सपोज हमने नंबर डाला, मान लो कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिया 51। ये नंबर किस में स्टोर होगा, आप यहाँ देखिए प्रोग्राम में लिखा हुआ है इस सेक्शन में राइट साइड में, इंटर एनी नंबर, और वो किस में स्टोर हो रहा है, x में, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, 51 हो गया। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप, मान लीजिए सेकेंड में हमने डाला 20, तो यहाँ पर ये 20 किस में स्टोर हो जाएगा, y में। अब y का वैल्यू क्या हो गया, 20। अब नेक्स्ट स्टेप में आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। देखिए यहाँ प्रोग्राम में z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई यहाँ पर दिखा रहा, z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, यानी x का वैल्यू 51 है और y का वैल्यू 20 है। तो z का वैल्यू क्या होना चाहिए, x प्लस वाई, यानी कि 71। उसी z के वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दें। देखिए यहाँ पे 71 प्रिंट कर दिया। इस मैसेज को हम चाहें तो और अरेंज्ड वे में भी दे सकते हैं। इट मीन्स कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, %d प्लस %d। इससे आपको ये पता, सॉरी इसमें नहीं, यहाँ पे, इससे आपको ये पता चलेगा कि x और y का वैल्यू
वैल्यू किस टर्म से, एक्स और वाई में इक्वल्स टू %d। यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, पहला एक्स का वैल्यू प्रिंट करेगा, दूसरा वाई का वैल्यू प्रिंट करेगा और तीसरा जेड का वैल्यू प्रिंट करेगा। अभी हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट कराने के बाद अभी देखिए इंटर एनी नंबर हमने डाला 30 एंड 65। अभी आप आउटपुट देखो इसका 30 + 65 = 95। तो अकॉर्डिंग टू अभी आपने क्या देखा, हमने यहाँ पे एल्गोरिदम लिखा, एल्गोरिदम लिखने के बाद यहाँ पर हमने उसी चीज़ का प्रोग्राम लिखा और प्रोग्राम लिखने के बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो उसका हमने आउटपुट देखा। तो ये था प्रोग्रामिंग का यानी कि एल्गोरिदम का बेनिफिट कि एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम क्यों ज़रूरी है और एल्गोरिदम से हमें क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में आते हैं लैंग्वेज। मैंने बताया था 2 टर्म एक्सप्लेन किया था, प्रोग्रामिंग एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पर अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्या होती है, सिंपली लैंग्वेज को हम लोग बोल सकते हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं। आप हमारी बात को समझ रहे हो या मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ यूजिंग लैंग्वेज। अगर हम दोनों एक दूसरे का लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर पाए या हम लोग आपस में एक दूसरे का लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, इसका मतलब हम लोग आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो हम कम्युनिकेशन तभी एस्टेब्लिश कर सकते हैं जब कुछ मीडियम हो, और वो मीडियम क्या होता है, लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज को सिंपली हम लोग बोल सकते हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन या वे ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज लैंग्वेज। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है। अभी हमने तो बात की मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन तो कुछ भी हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज जो, अगर आप और हम हिंदी समझ रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश समझ रहे हैं तो इंग्लिश। अब आते ही है कंप्यूटर लैंग्वेज की बात। कंप्यूटर में लैंग्वेज की क्या ज़रूरत है, तो मैंने पहले ही बताया था कंप्यूटर नीड्स इंस्ट्रक्शंस टू डू एनी स्पेसिफिक टास्क। तो कोई भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग किसके थ्रू देंगे, कंप्यूटर को, लैंग्वेज के थ्रू देंगे। तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज होते क्या होते हैं, तो कंप्यूटर लैंग्वेज आर द लैंग्वेज विच इज़ यूज टू राइट प्रोग्राम्स एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। इट इज़ अ फॉर्मल लैंग्वेज। ये क्या होता है, फॉर्मल लैंग्वेज होता है। इसके लिए आपको फॉर्मल लैंग्वेज होता है जो प्रोग्रामर को, फॉर्मल लैंग्वेज इट मीन्स कि कंप्यूटर, इट इज़ अ फॉर्मल लैंग्वेज दैट अलाउज प्रोग्रामर्स टू राइट प्रोग्राम्स दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टास्क टू परफॉर्म। ये वैसा फॉर्मल लैंग्वेज होगा जो कंप्यूटर को बताएगा, प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकें कि आपको कौन सा काम करना है। अब आप हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, हर लैंग्वेज का अपना कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप सिर्फ सी लैंग्वेज को ही नहीं, आप दूसरे लैंग्वेज को भी समझने में आपको आसानी होगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कोई भी लैंग्वेज है तो हर एक लैंग्वेज का अपना कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होता है। जैसे हिंदी है, हिंदी का अपना प्रॉपर्टीज है, इंग्लिश है, इंग्लिश का अपना प्रॉपर्टीज है। उसी ढंग से कंप्यूटर लैंग्वेज का भी अपना प्रॉपर्टीज होता है। ये जो 7 प्रॉपर्टीज बताया गया है, ये आप कंप्यूटर का कोई भी लैंग्वेज पढ़ें, ध्यान रखिएगा, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को छोड़ करके, मशीन लैंग्वेज ये आगे मैं बताता हूँ क्या होता है। आप सिंपली समझो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ेंगे उसमें ये 7 प्रॉपर्टीज को फॉलो करना ही होगा। पहला प्रॉपर्टीज ग्रामर। ईच एंड एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ऑन ग्रामर। हर एक लैंग्वेज का अपना ग्रामर होता है, अपना व्याकरण होता है। हिंदी है उसका अपना व्याकरण है, संस्कृत है उसका अपना व्याकरण है। उसी ढंग से कंप्यूटर का लैंग्वेज है तो उसका भी अपना रूल्स एंड ग्रामर क्या होता है, जो भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सिखाए, उसी को ना व्याकरण बोलते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी जो कुछ रूल्स होते हैं जो बताता है कि उसको किस ढंग से लिखना है, ठीक है, उसके ग्रामर्स क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, उसका तरीका क्या है, दैट इज़ कॉल्ड सिंटैक्स। उसको क्या बोलते हैं, सिंटैक्स।
डेटा टाइप्स है, टेस्टिफायर है, ब्रांचिंग टूल है, लूप्स है एंड इन्वायरमेंट। इन सभी टर्म्स को आगे एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे विथ रनिंग प्रोग्राम को रन करवाते हुए इन सबको एक्सप्लेन करते जाएंगे। इसके लिए वरीड नहीं होना है, बस अभी ये समझना है कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, नॉट ओनली सी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, उन लैंग्वेजेस में इन 7 प्रॉपर्टीज़ को जरूर फॉलो करना होगा, जरूर पढ़ना होगा। नेक्स्ट आते हैं तो कंप्यूटर का भी लैंग्वेज, जैसे हमारा ह्यूमन लैंग्वेज के भी अलग अलग टाइप है, कंप्यूटर लैंग्वेज के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो समझिए। कंप्यूटर लैंग्वेज 3 तरह के होते हैं जनरली। वन इज मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज आर द लैंग्वेजेस विच इज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। ये वैसे लैंग्वेज होते हैं जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझती है। इसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, जिसको कि 0 और 1 में लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा आता है असेंबली लैंग्वेज। अब बात आती है कि मशीन लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को डायरेक्टली समझता है वो कौन सा लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज है। इट मीन्स कि अगर हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो कंप्यूटर तो डायरेक्टली उसको समझेगा नहीं। कंप्यूटर क्या करेगा? उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करेंगे तभी जा कर के समझेगा, अदरवाइज तो वो समझ नहीं सकता है। तो उस पर भी हम लोग आते हैं आगे कि किस ढंग से समझती है कंप्यूटर और उसके लिए क्या करना होता है। तो मशीन लैंग्वेज में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना काफ़ी टफ था। इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को देना मशीन लैंग्वेज में काफ़ी टफ हो जाता था वर्क करना। तो उसमें क्या किया गया, एक कोडिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, नेमोनिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिस लैंग्वेज को बोला गया असेंबली लैंग्वेज। ये थोड़ा ह्यूमंस के लिए ईजी हो गया उसको रीड करना, लेकिन था ये भी नियरेस्ट टू मेमोरी लैंग्वेज। मेमोरी लैंग्वेज इट मीन्स की मशीन लैंग्वेज, ये उसी से मिलता जुलता था। तो टफ ये भी था, लेकिन उससे थोड़ा आसान था। बाद में और इन्हेंसमेंट किया गया और इस ढंग से लाया गया कि बिल्कुल आपकी और हमारे लैंग्वेज की तरह हो गया। जैसे अभी आप सी लैंग्वेज देख रहे थे तो उसमें किसी चीज़ को प्रिंट करना था तो प्रिंटफ लिख रहे थे। सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम आपने देखा, किसी चीज़ का इनपुट लेना था तो स्कैनफ ले रहे थे। तो बिल्कुल ही ह्यूमन लैंग्वेज के सिमिलर हो गया और काफ़ी यूजर फ्रेंडली हो गया, जिसमें कि प्रोग्रामिंग करना आसान हो गया। हमारे लिए तो प्रोग्रामिंग करना आसान हो गया, लेकिन कंप्यूटर के लिए क्या हो गया? कंप्यूटर तो उसको डायरेक्टली समझती नहीं है। अब यहाँ पर लाया गया एक कंसेप्ट, रियल वर्ल्ड में भी अगर हमारे राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, जो अगर दूसरी कंट्री में जाते हैं, चाइना में जाते हैं, जापान में जाते हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से कम्युनिकेशन करते हैं। अब वो जापानीज जानते हैं और ये हिंदी जानते हैं, दोनों आपस में किस ढंग से कम्युनिकेट करते हैं? तो बीच में एक ट्रांसलेटर होता है जो हिंदी को उनके लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उनके लैंग्वेज को इनके लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इनको बताता है। यहाँ भी उसी कंसेप्ट को रखा गया, एक मशीन डेवलप किया गया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया जिसको कि ट्रांसलेटर बोला गया। वो ट्रांसलेटर क्या करता था? जो भी प्रोग्राम हम लिखते थे आइदर असेंबली लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको वो क्या करता था? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता था। मशीन लैंग्वेज में जब कन्वर्ट हो जाता था तब कंप्यूटर उसे समझने लगता था उस इंस्ट्रक्शंस को, देन उसको एग्जीक्यूट कराने पे हमारा काम होने लगा। तो होता क्या, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग करेंगे। अब आपको ये तो पता चल गया कि हमारा सी किस टाइप का लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। सी किस टाइप का लैंग्वेज है? सी हाई लेवल लैंग्वेज है। सी हाई लेवल लैंग्वेज है, ये तो पता चल गया। तो सी अगर हाई लेवल लैंग्वेज है तो हाई लेवल लैंग्वेज में हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे कंप्यूटर उसको डायरेक्टली नहीं समझेगी, उसको क्या करेगा? एक ट्रांसलेटर होगा जो ट्रांसलेट करेगा। तो हम हाई लेवल लैंग्वेज हो या फिर असेंबली लैंग्वेज हो या फिर हाई लेवल लैंग्वेज हो, इनके प्रोग्राम्स को लिखते हैं तो वो प्रोग्राम्स कहलाते हैं सोर्स फाइल। क्या कहलाते हैं? सोर्स फाइल। अभी आपने एक एग्जांपल देखा था, मैंने एक प्रोग्राम लिखा था जो 2 नंबर का इनपुट ले रहा था और उसका सम फाइंड कर दे रहा था। तो वो 2 नंबर वो जो प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम क्या कहलाएगा? सोर्स फाइल कहलाएगा। अब उसके बाद आपने देखा था मैंने उसको कंपाइल किया था। तो जो कंपाइल करने का मतलब क्या होता है? सी लैंग्वेज में कंपाइलर, सी लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर होता है उसका नाम कंपाइलर होता है।
वो कंपाइलर क्या करता है, जो सोर्स फाइल होता है यानी सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम था उसको 0 एंड 1 में कन्वर्ट कर देता है। उसी फाइल को बोला जाता है ऑब्जेक्ट फाइल। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट फाइल। देन अब ये ऑब्जेक्ट फाइल इट मीन्स कि ये 0 एंड 1 में कन्वर्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट फाइल किस में कन्वर्ट हो गया? 0 एंड 1 में कन्वर्ट हो गया। जब ये 0 एंड 1 में कन्वर्ट हो गया तब इसको हम लोग क्या करते हैं? रन करवाते हैं। और जैसे ही रन करवाइएगा तो क्या बन जाएगा? एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगा। और फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है मार्केट में इसी को प्रोग्रामर सेल करते हैं। प्रोग्रामर अपने सोर्स फाइल को सेल नहीं करते हैं। किसे सेल किया जाता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल का। आप देखिएगा मोस्टली सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करेंगे उसका एक्सटेंशन होगा .exe। इट स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे आते हैं। ट्रांसलेट, जैसे मैंने बताया था कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज तो पढ़ेंगे नहीं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेटर्स होते हैं। जनरली 3 तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं। ये ट्रांसलेटर होते क्या है? दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। वो प्रोग्राम चाहे असेंबली लैंग्वेज में हो या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, उसको ये क्या करते हैं? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। जनरली 3 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं। दीज आर कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, हम लोग जिस लैंग्वेज का यूज करेंगे सी लैंग्वेज का, उसमें कंपाइलर यूज किया जाता है। तो अब बात आती है क्या डिफरेंस होता है। कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसलेट्स द इंटायर प्रोग्राम एट वंस। कंपाइलर में हम पूरे प्रोग्राम को जो लिखते हैं उस पूरे प्रोग्राम, कंपाइलर क्या करती है? उस पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करके 0 एंड 1 में कन्वर्ट कर देती है। एग्जीक्यूट करने से पहले उस पूरे फाइल को किस में कन्वर्ट कर देती है? मशीन कोड में कन्वर्ट करती है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देती है। जो भी एरर हो या जो भी उसमें प्रॉब्लम होती है, पूरा प्रोग्राम जब कंपाइल होता है उसके लास्ट में बताया जाता है कि यहाँ पर एरर है। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है। एक लाइन प्रोग्राम का ट्रांसलेट भी करेगा, देन उसको एग्जीक्यूट भी करेगा। डिफरेंस समझिएगा। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ 0 एंड 1 में कन्वर्ट किया, देन एग्जीक्यूट कराया। इंटरप्रेटर क्या करेगा? एक लाइन को कंपाइल करेगा, देन एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंपाइल करेगा, देन एग्जीक्यूट कराएगा। तो ये क्या हो जाता है? इसमें जहाँ एरर मिलेगा ये वहीं पे रुक जाएगा, उससे आगे आपको बढ़ने ही नहीं देगा। तो इंटरप्रेटर में खासियत क्या होती है? इसमें टेस्टिंग और डिबगिंग आसान हो जाता है। जबकि कंपाइलर में क्या होता है? पूरा प्रोग्राम हमारा एक साथ रन कर गया, उसमें से किसी एक लाइन में एरर है तो फिर रुका हुआ, फिर से पूरे प्रोग्राम में हम चेक करेंगे कहाँ पर एरर है, उस एरर को ठीक करना होता है। लेकिन अब बात आती है असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज में यूज किया जाता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज में यूज नहीं की जाती थी। असेंबलर का काम होता है ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया कि सी क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हम जिस लैंग्वेज को पढ़ने वाले हैं वो किस टाइप का है, पहले वहाँ तक तो पहुँचे। तो पहला टाइप जो होता है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, या इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारा जो सी लैंग्वेज है वो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। इसमें हर एक इंस्ट्रक्शंस को फंक्शन में कन्वर्ट किया जाता है और उस फंक्शन को रन कराया जाता है डायरेक्टली। दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका एग्जाम्पल है जावा और C++। इस लैंग्वेज में प्रोग्राम जो होता है इसमें ऑर्गेनाइज्ड होता है ऑब्जेक्ट एंड क्लास के टर्म में। आगे जब आप जावा या C++ पढ़ेंगे तो इस चीज़ को भी समझेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होते क्या है। नेक्स्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गया और पाइथन हो गया। इस टाइप के जो लैंग्वेज होते हैं जनरली वेब डेवलपमेंट में, जैसे सॉरी यदि आपको वेबसाइट डेवलप करना हो या कोई वेब पेज डेवलप करना हो तो उसमें हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल रूल्स एंड फैक्ट्स। सिंपली हम लोगों को मेन समझना था हम जिस लैंग्वेज को पढ़ने वाले हैं,
सी लैंग्वेज, ये किस टाइप का लैंग्वेज है? इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में भी किस टाइप का हाई लेवल लैंग्वेज है? तो इट इज़ अ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज को ही स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर हम लोग फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज जो मैंने डिस्कस किया उसमें ये बताया कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग इट मीन्स कि प्रोसेस टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलप करने का प्रोसेस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग बोलते हैं। प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें दो कंसेप्ट की ज़रूरत होती है। वन इज़ एल्गोरिथम, अनदर इज़ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। एक एल्गोरिथम और दूसरा एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का। ठीक है, दोनों को हम लोगों ने अलग अलग समझा, एल्गोरिथम क्या होता है और लैंग्वेज क्या होता है। एल्गोरिथम का हमने एक एग्जांपल भी देखा, उस एग्जांपल के बेस पे मैंने आपको एक प्रोग्राम भी रन करके दिखाया। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि इस प्रोग्राम में जितने भी कंसेप्ट्स बताए गए हैं उसको मैं आगे एक एक करके कन्वर्ट करके आपको बताऊँ, एक एक कंसेप्ट्स को क्लियर करके बताऊँगा क्या होता है, एक एक प्रोग्राम को ड्राई रन करके बताऊँगा। तो आज का ये वीडियो, ये पहली वीडियो यहीं तक है दोस्तों। एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।